ये कहानी सोलोमन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि देख नहीं सकता, बावजूद इसके वो एक ऐसे घने खौफनाक जंगल में रहता है जो कि अपने अंदर कई सारे भयानक राज छिपाए हुए है। और इस भयानक जंगल का जो भी राज है वो सोलोमन के परिवार से ही जुड़ा हुआ है। तो आखिर वो क्या राज है और सोलोमन इन घने जंगल में क्यों रहता है, चलिए जानते हैं इस कहानी से। फिल्म का नाम है डेथरेड। इस कहानी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है जहाँ पर कि एक औरत अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। लड़के का नाम सोलोमन होता है जो कि देख नहीं सकता था और इसके पिता इनके साथ नहीं रहते थे, जबकि सोलोमन की माँ का पूरा ध्यान अपने बेटे को ये सिखाने में है कि अंधे होने पर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सोलोमन देख भी नहीं सकता था। इसलिए उसकी माँ घर से जाने से पहले सोलोमन को एक रस्सी से बांध दिया करती थी ताकि उसे घर वापस आने में कोई परेशानी ना हो। सोलोमन की माँ ने उसे शिकार करने के लिए ट्रैप्स लगाना भी सिखा दिया था। खैर अब ये दोनों माँ बेटा आज जंगल में जाते हैं और सोलोमन ट्रैप्स चेक करता है जो कि सबके सब खाली थे सिवाय के एक ट्रैप के, यानी कि आज इन्हें खाने के लिए बहुत कम फूड मिला था जिसे लेकर ये घर चले जाते हैं। अब अपने उस शिकार को खाने से पहले सोलोमन की माँ उसे समझाती है कि तुम्हें जंगल का नियम पता है ना, क्योंकि जो भी हमें जंगल देता है हमें उसका आधा हिस्सा वापस जंगल को देना होता है। इसलिए सोलोमन अपने शिकार के 2 हिस्से करके अपनी माँ के साथ घने जंगलों में निकल जाता है। सोलोमन के साथ में बंधी रस्सी इतनी ही लंबी थी कि वो घने जंगलों तक तो पहुंच सकता था लेकिन जंगल के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वो शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक कर घर वापस आ जाता है। अब अगले दिन ये दोनों माँ बेटा फिशिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई भी मछली ना फंसने के बाद सोलोमन की माँ से कहती है कि शायद ये कीड़े जो हमने मछलियों के कांटे में लगाए हैं वो शायद छोटे हैं। और ये बात सुनकर सोलोमन बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा होता है तभी उसके हाथ में एक जंजीर आ जाती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि जंजीरों से तो चीजों को बांधा जाता है, आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज हो सकती है। सोलोमन के जंजीर को हाथ लगाने से जंगल में हलचल मच गई थी और इसीलिए सोलोमन की मोम भी उसे ढूंढते हुए उसके पास तक आ जाती है। वो उसे डांटने लगती है, कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी दूर आने के लिए नहीं कहा था और बेटा तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। अब अपनी मोम को नाराज देखकर सोलोमन उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी मोम उसे लेकर घर चली जाती है। घर आने के बाद सोलोमन की मोम काफी घबराई हुई लग रही थी और उन्हें ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। रात में वो सोलोमन को एक बकरे की कहानी सुनाती है जिसका जंगल में जाना मना था और एक दिन जब वो बकरी जंगल में चली गई तो उसकी मौत हो गई। ये कहानी सोलोमन की मोम ने खुद उसके लिए लिखी थी ताकि वो डर कर जंगल में ना जाए। कहानी सुनने के बाद सोलोमन अपनी मोम से मौत के बारे में पूछता है। माँ जवाब देते हुए कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि आखिर मौत के बाद क्या होता है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मौत अंत नहीं होता और इस बात पर तुम्हें भी विश्वास करना है। ये उनकी आखिरी बातें थी क्योंकि इसके बाद उसकी मोम घर से कहीं दूर चली गई थी। सालों बीत गए, ना तो वो खुद वापस आई और ना ही सोलोमन को उनका कुछ पता लग सका। उन्होंने जाते हुए टेप रिकॉर्डर में सोलोमन से माफी मांगी थी उसे छोड़कर जाने के लिए और साथ ही जिंदगी बिताने के 3 नियम भी बताए थे जिनके बिना वो मर जाता, जिसमें पहला रूल ये था कि अगर वो कुछ भी जंगल से लेकर आएगा तो उसका आधा हिस्सा वापस जंगल को लौटाएगा। दूसरा ये कि जब भी सोलोमन किसी मुश्किल में हो या उसे डर लगे तो वो गाना गाए जो वो अपनी माँ के साथ गाता था। और तीसरा ये कि सोलोमन कभी भी अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। ये तीनों रूल फॉलो करते हुए सोलोमन को सालों बीत गए थे। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया था और एक वक्त ऐसा आया जब वो जंगल में एक बार शिकार को गया था तो उसे कुछ भी ना मिल सका और जब वो मछली पकड़ने गया तो बड़ी ही मुश्किल से उसे सिर्फ एक मछली मिली, लेकिन भूखा ज्यादा होने की वजह से वो सारी मछली खुद ही खा गया और उसने जंगल को कुछ नहीं दिया। और नतीजा ये निकला कि रात होने पर उसे जंगल से भयानक आवाजें आने लगी। सोलोमन इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो जानता था कि आज उसने एक रूल तोड़ दिया है। अब वो सोने के लिए लेट जाता है लेकिन आधी रात में वो नोटिस करता है कि आज उसकी बकरी बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी और अजीब महसूस होने पर जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सारी टेंशनों में उसे रात भर नींद भी नहीं आती, उसके पास अब खाना भी बहुत कम रह गया था और आज जब वो फिर से जंगल में शिकार के लिए जाता है तो हैरानी की बात यह थी कि जंगल में उसे एक हिरन मरा हुआ मिलता है, हालांकि पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जिससे वो
बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने आज तक अपने माता पिता के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। इस शिकारी का नाम हैंग था जिसने कि इस हिरन का शिकार किया था, लेकिन वो सोलोमन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कह रहा था। और जब वो सोलोमन को अपने शिकार से दूर करने के लिए आता है तो सोलोमन अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। शिकारी बदले में उसके सर पर अपनी गन मारता है जिससे सोलोमन बेहोश हो जाता है। सोलोमन को जब होश आता है तो वो शिकारी हैंग उसके सामने ही बैठा था। साथ ही वो सोलोमन से कहता है कि घबराओ मत। सोलोमन नोटिस करता है कि वो अपने घर के करीब ही है। वो शिकारी से पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। शिकारी जवाब देता है कि तुम्हारे रस्सी के जरिए। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या बच्चे तुम इस जंगल में अकेले रहते हो। इस सवाल का सोलोमन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे खुद को बच्चा कहने पर गुस्सा आ गया था। इस बात के लिए हैंग उससे माफी मांगता है और साथ ही कहता है कि अगर तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दो तो मैं अपने शिकार का आधा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा, क्योंकि देखो अब रात भी होने वाली है और रात में जंगल में खतरा बढ़ जाएगा। अब सोलोमन को भी ये आदमी अच्छा लगा था, इसीलिए उसने इसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी थी। अब घर में आने के बाद हैंग खाना बनाता है और साथ ही सोलोमन के घर को चेक भी करता है क्योंकि वो काफी हैरान था कि एक अंधा इंसान इस घने जंगल में अकेले जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हैंग उससे सवाल पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी सेफ जगह पर लेकर जा सकता हूँ। लेकिन सोलोमन कहता है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ और ये कहकर वो सोने के लिए चला जाता है। अब आधी रात गुजर जाती है और इन्हें जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। हैंग सोलोमन से सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि ये आवाजें किस चीज की हैं, लेकिन सोलोमन भी नहीं जानता था कि ये आवाजें किसकी हैं, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी थी। अब हैंग अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये किस चीज की आवाजें हैं। हैंग उन्हीं घने जंगलों में चला जाता है जहां पर सोलोमन को जाने की इजाजत नहीं थी, जहां पर सोलोमन अपने शिकार का आधा हिस्सा दिया करता था। हैंग जो कि अपनी बंदूक से किसी भी जानवर को मारने के इरादे से था, वो नोटिस करता है कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा भालू बड़ी ही बेरहमी से मरा पड़ा है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बला हो सकती है जो कि भालू से भी बड़ी और ताकतवर है, जिसने कि भालू को भी मार दिया। अब इससे पहले वो आगे चेक करने के लिए बढ़ता, उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और घर वापस आकर सोलोमन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन इस बारे में भी सोलोमन को कुछ पता नहीं था। खैर अब अगले दिन हैंग को यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास एक पूरी हिरन थी। वो सोलोमन से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल कर रखना है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है। सोलोमन से ना का जवाब सुनने पर हैंग कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं खुद एक ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ मैं इसे रख सकूं। बस इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। सोलोमन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जंजीर तुम्हें कहाँ मिलेगी, वो जंगल के एकदम बीचों बीच है, नदी के पास। और ये वही जंजीर है जो सोलोमन को बचपन में मिली थी। ये दोनों उस जंजीर तक पहुंच जाते हैं और हैंग भी जंगल के बीच में इस जंजीर को देखकर हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया होगा। वो जंजीर का पीछा करते करते एक खुफिया गुफा तक पहुंच जाता है। इससे पहले वो गुफा को अंदर से देखता एक पक्षी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए हैंग भी पीछे हो जाता है और ये अपनी जरूरत तक की जंजीर लेकर घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हैंग देखता है कि सोलोमन ने मांस का कुछ टुकड़ा जंगल के अंदर भी फेंका था। हैंग उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोलोमन कहता है क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ये करता आ रहा हूँ। हैंग को ये सारी बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि शायद सोलोमन की मोम कोई जादूगरनी होगी। हैंग सोलोमन को समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो शायद वो कोई जानवर हो, और अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो हम उस जानवर को बड़ी ही आसानी से पकड़कर खत्म कर सकते हैं और इससे तुम्हारा सारा खतरा भी टल सकता है, जिसके बाद तुम्हें अपने खाने का आधा हिस्सा किसी को देने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि सोलोमन की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हैंग कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तुम मुझ पर छोड़ दो। और बातों ही बातों में ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। हैंग बहुत सारे कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसकी रस्सी के साथ बांध देता है जिससे वो और बड़ी हो जाए। अब इसके बाद ये दोनों जंगल में तो चले जाते हैं, लेकिन अचानक से कोई सोलोमन पर हमला करके उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन हैंग उसे किसी तरह से बचाकर घर वापस ले आता है। ये चीज काफी अजीब थी। सोलोमन इन चीजों से काफी डर गया था। सोलोमन हैंग से कहता है कि तुम उस किताब से मुझे कहानी पढ़कर सुनाओ जो कि मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़कर सुनाती थी। हैंग भी सोलोमन के साथ इस हुए हादसे से काफी परेशान था, इसीलिए जब सोलोमन सो जाता है तो वो जंगल में फिर से चेक करने के लिए जाता है।
कि आखिर वहां पर है क्या। हैंक उस जंजीर के सहारे फिर से उस गुफा तक चला गया था, जबकि दूसरी तरफ सोलोमन भी हैंक के यहाँ से जाने से परेशान था। वो भी हैंक को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए वो रस्सी को खोल देता है और इस तरह से उसने अपनी माँ के बताए दूसरे नियम को भी तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर एक जगह पर हैंक उसे मरा हुआ मिलता है और ये देखकर सोलोमन बहुत परेशान हो जाता है। वो बहुत रोने लगता है और उसी दौरान उस जंगल से उसे फिर से वही खौफनाक आवाजें उसके बहुत पास से सुनाई देने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा में वो जो भी चीज थी वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि वो सोलोमन की माँ थी। उसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी, लग रहा था जैसे वो किसी और के कब्जे में हो। सोलोमन तो देख नहीं सकता था कि ये कौन थी, उसे पता ही नहीं था कि ये उसकी माँ है, इसीलिए वो डर के मारे उसकी माँ का बताया हुआ वो गाना गाने लगता है, जिससे उसकी माँ को पता लग जाता है कि यहाँ उसका बेटा आया है। वो उसके पास जाकर जैसे ही अपने बेटे को गले लगाती है तो सोलोमन चाकू से उसे मार देता है। सोलोमन को इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि उसने अपनी मोम को मार दिया, क्योंकि वो देख नहीं सकता था और उसकी मोम बोल नहीं पा रही थी। हम देखते हैं कि उसकी मोम के मरने के बाद सोलोमन की आंखें भी वैसी हो जाती हैं जैसे उसकी माँ की थी। आखिर सोलोमन के साथ हुआ क्या था, दरअसल उनकी फैमिली में किसी तरह का कोई कर्ज था, जिस वजह से सबसे पहले सोलोमन के डैड किसी अजीब से क्रीचर में बदले। और जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा कि सोलोमन और उसकी माँ अपना आधा शिकार उस जंगल में फेंकते थे, तो ऐसा हो सकता है कि वो खाना अपने डैड के लिए ही फेंकते हो और उनके मरने के बाद ये कर्ज उसकी माँ पर आ गया हो और फिर सोलोमन हर रोज अपने शिकार का आधा हिस्सा अपनी माँ के लिए जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बिना कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जब अब उसकी मोम मरी तो ये कर्ज अब उस पर आ गया, जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों, आपकी इस फिल्म की एंडिंग को लेकर क्या थ्योरी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पर कम से कम 50 कमेंट कर देंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।